नमस्ते। आपके अपने एप्लीकेशन संकल्प संस्थान, अपनी वेबसाइट www.sankalpsansthan.in और अपने YouTube चैनल संस्कृत बाई ब्रजेश गौतम पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, संकल्प संस्थान एप्लीकेशन पर हम वर्तमान में कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2020 के संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत विषय से संबंधित दोनों पेपर में वर्तमान में सेकंड पेपर की 4th यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसका संबंध राजस्थानी संस्कृत साहित्य से है, अर्वाचीन संस्कृत कवियों से है। इस यूनिट में 17 कवि अपने सिलेबस में हैं और अपने एप्लीकेशन पर हम समस्त 17 कवियों के लिए 15 क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। उन 15 क्लास में हमने सभी 17 कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आज की क्लास में हम इन सभी 17 कवियों की अर्थात 4th यूनिट की समरी करेंगे। तो ये एक समरी क्लास है। यद्यपि पिछली 15 क्लास में हमने विस्तार पूर्वक चीज़ों को पढ़ा है, तथापि इस क्लास में हम उनका सार ग्रहण करेंगे, उनके सार का अध्ययन करेंगे, उनकी क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, क्या क्या चीज़ परीक्षा में आने लायक है, क्या क्या हमें याद रखना है और उनको कैसे याद करना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारे लिए पिछली 15 क्लास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लास परीक्षा पैटर्न पर तैयार की जा रही है। तैयारी 15 क्लास में हमने की है, लेकिन उसका परीक्षा में कैसे उपयोग करना है और उसमें से किन किन मुख्य मुख्य बातों को आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने संकल्प संस्थान नामक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है या कॉलेज व्याख्याता भर्ती का कोर्स परचेज नहीं किया है, उनके लिए ये क्लास बड़ी लाभदायक और बड़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 17 कवि जो हमने पढ़े हैं, उन 17 कवियों में महामहोपदेशक पंडित मधुसूदन ओझा, महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, राजगुरु पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, विद्याभूषण पंडित गणेश राम शर्मा, कविरत्न आशु कवि नित्यानंद शास्त्री, विद्यारत्न पंडित विद्याधर शास्त्री, गद्य सम्राट पंडित नवल किशोर कांकर, माघ पुरस्कार से सम्मानित दोनों कवि पंडित जगदीश चंद्र आचार्य और पंडित श्री राम दवे, विद्यालंकार पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव, कवि शिरोमणि कवि सार्वभौम और साहित्य वारिधि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, भक्ति कवि पंडित हरिद्विज, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, पंडित राम प्रताप शास्त्री और पंडित गिरधर व्यास शास्त्री। इन 17 कवियों के विषय में हम पिछली 15 क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब इन 17 कवियों में से क्या क्या चीज़ें परीक्षा में आने लायक हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, उनको किस प्रकार से याद करना है, इन सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले कवि महामहोपदेशक पंडित मधुसूदन ओझा से। पंडित मधुसूदन ओझा, जिनका संबंध वैदिक विज्ञान से है, इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं वैदिक विज्ञान पर लिखी है। ये बिहार के मुजफ्फरनगर के गाढ़ा नामक गांव के निवासी थे, लेकिन कालांतर में इन्होंने जयपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया। इनके व्यक्तित्व से संबंधित 3 बातें हमें याद रखनी है। एक तो इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, एक इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले और इन्हें कौन कौन से पद मिले। उपाधियों में भारत धर्म महामंडल द्वारा 1906 में इन्हें विद्यावाचस्पति और महामहोपदेशक की उपाधियों से विभूषित किया गया। ये 2 इनकी मुख्य उपाधियां हैं, महामहोपदेशक और विद्यावाचस्पति। इनके अतिरिक्त इन्हें वैदिक विज्ञान विशारद भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं वैदिक विषयों पर लिखी हैं। इन्हें समीक्षा चक्रवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वैदिक ग्रंथों की समीक्षा की है। इनमें वर्ण समीक्षा, वेदांग समीक्षा, पुराण समीक्षा, अनेक समीक्षा ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, इसलिए इन्हें समीक्षा चक्रवर्ती भी कहते हैं।
एक इन्हें व्याख्यान वाचस्पति भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने वैदिक विषयों पर काफी व्याख्यान दिए हैं। तो 5 इनकी उपाधियां याद रखनी है: महामहोपदेशक, विद्या वाचस्पति, वैदिक विज्ञान विशारद, समीक्षा चक्रवर्ती और व्याख्यान वाचस्पति। इन्हें अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण सम्मान मिले। पहला सम्मान जब 1902 ईस्वी में अपने आश्रयदाता माधव सिंह द्वितीय के साथ ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने जो वैदिक धर्म विषय पर व्याख्यान दिया, इससे प्रभावित होकर एडवर्ड सप्तम ने इन्हें कोरोनेशन मेडल देकर सम्मानित किया। तो इन्हें पहला सम्मान मिला, कोरोनेशन मेडल। दूसरा सम्मान इन्हें मृत्यु के बाद मिला। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 1984 में इनके नाम पर पंडित मधुसूदन ओझा वेद सम्मान का प्रारंभ किया गया, जो सर्वप्रथम शिव प्रताप वेदाचार्य को दिया गया। तो 5 उपाधियां और 2 सम्मान। इन्हें अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण पद मिले। एक तो माधव सिंह द्वितीय ने इन्हें जयपुर स्थित पोथीखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया। जयपुर का पोथीखाना बड़ा प्रसिद्ध है। इन्हें पोथीखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया और साथ में इन्हें जयपुर रियासत का राज पंडित भी बनाया गया। ये 2 इनके लिए महत्वपूर्ण पद थे जिन पर इन्हें प्रतिष्ठित किया गया। ये तो बात हुई इनके व्यक्तित्व के संबंध में। 3 बातें याद रखनी हैं: इनकी उपाधियां, इनके पुरस्कार और इनके पद। 5 उपाधियां, 2 पुरस्कार और 2 पद। अब मैं बात करता हूं इनके रचना परिचय के संबंध में। किसी भी कवि को 5 या 7 मिनट में कैसे याद किया जाता है, कैसे उसका सामान्यीकरण किया जाता है, ये आप देखें। 3 बातें तो व्यक्तित्व के संबंध में। अब इनके कृतित्व के संबंध में हम बात करें, इनकी जो समस्त रचनाएं हैं उनका संबंध है वैदिक विज्ञान से। पिछली बार ऐसा प्रश्न भी आया था कि पंडित मधुसूदन ओझा की रचनाओं का संबंध किस विषय से है, उसका उत्तर था वैदिक विज्ञान। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 से अधिक रचनाएं लिखी। उन 200 से अधिक रचनाओं में 40 रचनाएं प्रकाशित हुई है, 80 रचनाएं अप्रकाशित हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी रचनाएं हैं वह अप्राप्त हैं, अनुपलब्ध हैं। इनकी समस्त प्राप्त रचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है: निगम महाखंड और आगम महाखंड। निगम महाखंड में 4 महाग्रंथ और 108 अवांतर ग्रंथ हैं, जबकि आगम महाखंड में 6 महाग्रंथ और 120 अवांतर ग्रंथ हैं। आगम महाखंड के सभी ग्रंथ अप्राप्त हैं और निगम महाखंड के सभी ग्रंथ लगभग प्राप्त हैं। इनकी जो 200 रचनाएं हैं, या यूं कहें कि 80 और 40 120 जो प्राप्त ग्रंथ हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित, उनमें से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से जो हमें याद रखनी है, कौन कौन सी हैं, मुख्य मुख्य रचनाओं की हम बात करेंगे, उन्हें कैसे याद रखना है। काफ़ी रचनाएं इन्होंने लिखी। इनकी रचनाएं याद करना बड़ा कठिन है क्योंकि रचनाएं प्रचुर हैं, बहुत संख्या में रचनाएं लिखी इन्होंने। इनकी रचनाओं में आप इस प्रकार से याद रखेंगे, इन्होंने 5 ब्रह्म संबंधी रचनाएं लिखी। 5 रचनाओं में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्म विनय, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म चतुष्पदी और ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका। ये 5 ब्रह्म संबंधी रचनाएं हैं। ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका को विज्ञान प्रवेशिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो 5 रचनाएं हो गई ब्रह्म संबंधी। 4 रचनाएं इन्होंने निवित संबंधी लिखी, जिनमें निवित शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ निवित, ऋषि निवित, देवता निवित और निवित कलाप। 5 और 4 9 रचनाएं याद हो गई अपने। ध्यान रखें, इस प्रकार के जो बिंदु हैं इनमें हमें याद होते हुए भी प्रश्न गलत चल जाता है। जैसे एतासु पंडित मधुसूदन ओझा महोदय से कृति ही नास्ति, ब्रह्म विनय, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म स्फुट। उत्तर होगा ब्रह्म स्फुट। अब सभी ब्रह्म संबंधी हैं। अगर हम ऐसे याद करके चल जाते हैं कि ब्रह्म संबंधी कुछ भी शब्द आता है तो मधुसूदन ओझा की कृति लगा के आना है, तो वहां पर यह प्रश्न अपने गलत जा सकता है। तो ब्रह्म संबंधी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार निवित संबंधी रचनाओं में भी आपको परफेक्ट ध्यान रखना है चारों नाम।
प्रश्न आ जाए, एतेषु पंडित मधुसूदन ओझा महोदयस्य ग्रंथः नास्ति ऋषिनिवित्, ब्रह्मनिवित्, देवतानिवित्, यज्ञनिवित्। चारों ही निवित है, उत्तर होगा ब्रह्मनिवित्। ब्रह्मनिवित् नहीं है, इनके चारों निवित ग्रंथों में देवतानिवित्, ऋषिनिवित्, यज्ञनिवित् और निवित का लाभ है। तो 5 ग्रंथ ब्रह्म संबंधी, 4 ग्रंथ निवित संबंधी। इन्होंने 5 समीक्षा संबंधी ग्रंथ लिखे। 5 समीक्षा ग्रंथों में वस्तु समीक्षा, पितृ समीक्षा, छंद समीक्षा, वर्ण समीक्षा और पुराण समीक्षा, ये 5 समीक्षा ग्रंथ लिखे। 6 और 4 10, 10 और 5 15, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 रचनाएं हमें याद हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वाद संबंधी 7 ग्रंथ लिखे। प्रत्येक ग्रंथ में वाद शब्द का प्रयोग होता है। कौन कौन से थे? अपरवाद, आवरणवाद, सदसदवाद, व्योमवाद, अंभोवाद, अहोरात्रवाद और दशवाद रहस्य। ये 7 वाद ग्रंथ इन्होंने लिखे। 14 और 7 21 रचनाएं हो गई। तो हमने इन 21 रचनाओं को 4 रचनाओं में समेटकर याद कर लिया, ब्रह्म संबंधी, निवित संबंधी, समीक्षा संबंधी और वाद संबंधी। इन 21 रचनाओं के अतिरिक्त इनके 6 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आने लायक है। वो 6 रचनाएं तो इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमने 21 रचनाएं पढ़ी हैं। उनमें कादम्बिनी, महर्षि कुल वैभवम, जगतगुरु वैभवम, अत्रि ख्याति, इंद्र विजय और स्वर्ग संदेश। इंद्र विजय मधुसूदन ओझा की कृति है, तो स्वर्ग संदेश भी इन्हीं की कृति है, क्योंकि इंद्र का निवासी स्थान क्या है? स्वर्ग। तो इंद्र के साथ उसको सह संबंधित कर ले, स्वर्ग को, और स्वर्ग संदेश याद कर ले। कादम्बिनी और महर्षि कुल वैभवम तो पिछली बार पूछी गई थी। जगतगुरु वैभवम भी पूछा गया था। निम्न में से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना नहीं है। ऑप्शन में थे जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम, जगतगुरु वैभवम। उत्तर था जगतगुरु वैभवम। उस रूप में पूछा है। अगर हमें याद है कि जगतगुरु वैभवम मधुसूदन ओझा की रचना है, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ज्ञान आपस में सह संबंधित होता है। एक जगह याद करते हैं तो दूसरी जगह काम आ जाता है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ काम आ जाता है। ये तीनों रचनाएं तो पिछली बार पूछी गई है, कादम्बिनी, महर्षि कुल वैभवम, जगतगुरु वैभवम। इनके अलावा ये तीनों भी महत्वपूर्ण हैं। अत्रि ख्याति, इंद्र विजय, स्वर्ग संदेश, ये 6 रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट। 21 और 6 27 रचनाएं हो गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 भाष्य लिखे। एक तो लिखा शारीरक विज्ञान भाष्य और एक लिखा गीता विज्ञान भाष्य। गीता विज्ञान भाष्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता पर इन्होंने विज्ञान भाष्य लिखा। 27 और 2 29 रचनाएं हो गई। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इनकी समस्त रचनाओं को 2 महाखंडों में विभाजित किया गया है। निगम महाखंड में 4 महाग्रंथ हैं, आगम महाखंड में 6 महाग्रंथ हैं। 6 और 4 10, कुल 10 महाग्रंथ इन्होंने लिखे। इन 29 में 10 महाग्रंथों को भी जोड़ दो, 39 रचनाएं हो गई। 10 महाग्रंथ कौन कौन से? निगम महाखंड के 4 महाग्रंथ, ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पुराण समीक्षा, वेदांग समीक्षा। आगम महाखंड के 6 महाग्रंथ, तंत्रागम रहस्य, कल्पागम रहस्य, सिद्धांतागम रहस्य, संहितागम रहस्य, डामरागम रहस्य और यामलागम रहस्य। 29 और 10 39 हो गई। 39 के बाद इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है प्रयोग पारिजात। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में आने लायक प्रयोग पारिजात। इस तरह से कुल रचनाएं हो गई 40। इन 40 रचनाओं में आप 5 रचनाएं और ऐड कर लीजिए। इनकी 5 रचनाओं में एक तो शब्द विकृति, एक है पद निरुक्त, एक है वेद धर्म व्याख्यानम, एक है आशोच पंजिका और एक है श्राद्ध परिष्कार। 40 और 5 45 रचनाएं हो गई। निगम महाखंड का एक महाग्रंथ है यज्ञ विज्ञान, याद है आपको? उस यज्ञ विज्ञान को 2 भागों में बांट दो, यज्ञ को अलग कर दो, विज्ञान को अलग कर दो, और दोनों में मधुसूदन जोड़ दो। यज्ञ मधुसूदन और विज्ञान मधुसूदन, ये 2 भी इनकी रचना है। यज्ञ विज्ञान भी है, यज्ञ मधुसूदन भी है और विज्ञान मधुसूदन भी है। 45 और 2 47 रचनाएं हो गई, यज्ञ मधुसूदन और विज्ञान मधुसूदन जोड़ने के बाद।
और यज्ञ के नाम से ध्यान आया कि इनकी एक रचना और है, यज्ञ विनय पद्धति, वो भी इन्हीं की रचना है, उसको भी ऐड कीजिए आप। 47 और 1 48 रचनाएं हो गई। इन 48 रचनाओं के अलावा इनके कुछ मुख्य रचनाएं हैं, 8 मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। क्रमशः देखो हम टुकड़ों में याद करते हुए जा रहे हैं, किस्तों में याद करते हुए जा रहे हैं। पिछली 15 क्लास में मैंने आपको थोड़े थोड़े किस्तों में करके सारी रचनाएं याद करवाई थी। उन रचनाओं में 8 रचनाएं आज हम और ऐड कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। दिव्य विभूति, उक्त वैराजिकम, आर्य हृदय सर्वस्वम, निगम बोध शिक्षा, साइंस प्रदीप, विश्व विकास, देव युगाभास और आत्म संस्कार कल्प। 48 और 8 56 रचनाएं हमें याद हो गई। इसमें पंडित मधुसूदन ओझा की लगभग सभी मुख्य रचनाएं आ गई। और हो सके तो 3 रचनाएं और याद कर लेना, देवताध्याय, आत्माध्याय और यज्ञ विटपाध्याय। इन तीनों के साथ में पंडित मधुसूदन ओझा कंप्लीट सारी रचनाएं। अब क्या याद करोगे आप, कोई रचनाएं नहीं बची, सारी रचनाएं आ गई। 59 रचनाएं हो गई कंप्लीट। इन 59 रचनाओं को अगर आपने इसी क्रम से याद कर लिया, इस सिस्टम से याद कर लिया, तो पंडित मधुसूदन ओझा के बारे में इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देखो इन 59 रचनाओं को कैसे याद करोगे आप क्रम से। सबसे पहले 21 ग्रंथ याद करेंगे, ब्रह्म संबंधी 5, निविद संबंधी 4, समीक्षा संबंधी 5, वाद संबंधी 7। उन 21 ग्रंथों के बाद 6 महत्वपूर्ण ग्रंथ। 6 महत्वपूर्ण ग्रंथों में कादम्बिनी, महर्षि कुल वैभवम, जगत गुरु वैभवम, अत्रि ख्याति, इंद्र विजय, स्वर्ग संदेश, वहाँ 27 हो जाएंगे। तो पहले चरण में 21 ग्रंथ, दूसरे खंड में 6 ग्रंथ, 27 हो गए। फिर तीसरे चरण में 2 भाष्य याद करेंगे, शारीरक विज्ञान भाष्य और गीता विज्ञान भाष्य, 29 हो गए। फिर चौथे चरण में आप 10 महाग्रंथ याद करके इनमें जोड़ेंगे, 39 हो गए। 5वें चरण में प्रयोग पारिजात जोड़ेंगे तो 40 हो गए। छठे चरण में 5 महत्वपूर्ण रचनाएं जोड़ेंगे इनमें। उन 5 महत्वपूर्ण रचना में वेद धर्म व्याख्यानम, आशोच पंजिका, वेद धर्म व्याख्यानम, आशोच पंजिका, श्राद्ध परिष्कार, पद निरुक्तम और शब्द विकृति, 45 हो गए। ये छठा चरण कंप्लीट हो गया। 7वें चरण में आप 3 ग्रंथ और ऐड करेंगे, यज्ञ विज्ञान से संबंधित, यज्ञ मधुसूदन, विज्ञान मधुसूदन और यज्ञ विनय पद्धति, 48 ग्रंथ हो गए। 8वें चरण में आप 8 रचनाएं और ऐड करेंगे, दिव्य विभूति, उक्त वैराजिकम, आर्य हृदय सर्वस्वम, निगम बोध शिक्षा, साइंस प्रदीप, विश्व विकास, देव युगाभास और आत्म संस्कार कल्प, 56 हो गए। और 9वें चरण में आप 3 ग्रंथ और ऐड कर लेना, हो सके तो देवताध्याय, आत्माध्याय और यज्ञ विटपाध्याय। इन 9 चरणों में पूरी 59 रचनाएं कंप्लीट। एक साथ 9 चरण याद नहीं होंगे, पहला प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे धीरे धीरे चरणों को बढ़ाते हुए आप पूरे 9 चरणों में समस्त 59 रचनाएं याद कर लेना और पंडित मधुसूदन ओझा को 10 मिनट या 5 मिनट में कंप्लीट कर लेना। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कवि महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की ओर। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जयपुर के निवासी थे। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी को महामहोपाध्याय की उपाधि भारत सरकार द्वारा दी गई थी। वस्तुतः महामहोपाध्याय की उपाधि ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पुरस्कार, ये उपाधि दी जाती थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उपाधि भारत सरकार द्वारा दी जाने लगी। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी को अपने जीवन काल में जो सर्व प्रमुख उपाधि मिली वह थी ज्योति कवि कलानिधि। आपको ध्यान है, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। पंडित मधुसूदन ओझा की रचनाओं का संबंध वैदिक विषय से था, वैदिक विज्ञान से था, तो इनकी रचनाओं का संबंध ज्योतिष विज्ञान से है। इन्होंने एक रचना लिखी थी पंचांग तत्वम। उस पंचांग तत्वम नामक निबंध के कारण, उस निबंध के लिए इन्हें शंकराचार्य ने ज्योति कवि कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया था। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को कैसे याद करना है, देखिए। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी
ने अपने ही नाम से एक रचना लिखी थी, दुर्गा पुष्पांजलि। दुर्गा पुष्पांजलि में दुर्गा शब्द का प्रयोग है, तो इसको याद करने में कोई विशेष परेशानी नहीं है। एक इन्होंने रचना लिखी थी धर्मशास्त्र के विषय में, चातुर्वर्ण्य शिक्षा, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है चातुर्वर्ण्य शिक्षा। एक इन्होंने चंपू काव्य लिखा था, दशकंठवदम, और एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पर टीका लिखी थी, साहित्य दर्पण छाया विवृति। आचार्य विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण पर इन्होंने छाया नाम से टीका लिखी थी, जिसे नाम दिया था साहित्य दर्पण छाया विवृति। तो इनका एक भक्ति काव्य है दुर्गा पुष्पांजलि, एक इनका चंपू काव्य है दशकंठवदम, एक इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है चातुर्वर्ण्य शिक्षा, और एक इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, टीका है साहित्य दर्पण छाया विवृति। इन ग्रंथों के अलावा इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लिखी। ज्योतिष शास्त्र पर लिखी गई इनकी रचनाओं में जैमिनी पद्यामृतम, क्षेत्रमिति, लीलावती और बीजगणित पर विलासी टीका, अधिमास परीक्षा, सूर्य सिद्धांत समीक्षा, सिद्धांत शिरोमणि भाष्य, पंचांग तत्वम, पंचांगाभिभाषण और उत्पत्तिंदु शेखर, ये सभी रचनाएं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं। जैमिनी पद्यामृतम में इन्होंने क्या किया कि जो जैमिनी के सूत्र थे जितने भी ज्योतिष संबंधी, उन जैमिनी सूत्रों का संस्कृत पद्य अनुवाद किया। क्षेत्रमिति क्या है? जो यूक्लिड की ज्यामिति है उसी का संस्कृत अनुवाद इन्होंने क्षेत्रमिति के नाम से किया। लीलावती और बीजगणित ये भास्कराचार्य की रचनाएं हैं, जिस पर इन्होंने विलासी नाम से टीका लिखी। इन ज्योतिषीय ग्रंथों के अलावा इन्होंने कुछ खंड काव्य भी लिखे। उन खंड काव्य में भारत शुद्धि, प्रसाद शतकम, देवराज चरितम और प्रसन्न चंडीपति अष्टक शामिल है। भारत शुद्धि एक राष्ट्र प्रेम का काव्य है। प्रसाद चरितम में पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है। देवराज चरितम में इनके गुरु बापूदेव शास्त्री के जीवन चरित्र का वर्णन है, और प्रसन्न चंडीपति अष्टक में देवी चंडी की स्तुति। इस प्रकार से पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं हम पढ़ चुके, इनके अलावा इनकी कोई रचनाएं नहीं है। अब हम बढ़ते हैं पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की ओर। पहले हम लेते हैं पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न को, उसके बाद हम चलेंगे पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की तरफ। राजगुरु पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न झालरापाटन के निवासी थे और राजगुरु की उपाधि से विभूषित थे, जो इन्हें कुलक्रम से प्राप्त हुई थी। भवानी सिंह के आश्रय में ये रहते थे। पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न का रचना साहित्य बड़ा समृद्ध है। ये एक सफल अनुवादक रहे हैं। अनुवादक वही हो सकता है जिन्हें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, तभी अच्छा अनुवाद वो कर सकता है। तो इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, ब्रज, बंगाली, मराठी अनेक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें बहुभाषाविद भी कहते हैं। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं को कैसे हमें याद करना है? प्राथमिकता के आधार पर। अभी मैंने कहा कि ये एक श्रेष्ठ अनुवादक रहे हैं, तो इनकी जो अनुदित कृतियां हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। शेष कृतियों की अपेक्षा, शेष रचनाओं की अपेक्षा अनुदित कृतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और पिछले एग्जाम में भी अनुदित कृतियों में से ही दोनों प्रश्न पूछे गए थे। इनकी 6 अनुदित कृतियां हैं: अमर सूक्ति सुधाकर, प्रेम पयोधि, स्वदेशाष्टक, नीति सौंदर्योद्यानम, करुणानिधि और करुण प्रशस्ति। बात करते हैं पहली अनुदित कृति अमर सूक्ति सुधाकर की। अमर सूक्ति सुधाकर फारसी भाषा के कवि उमर खय्याम के रुबाइयों का संस्कृत पद्यानुवाद है। जो इनकी दूसरी अनुदित कृति है प्रेम पयोधि, वो ब्रज भाषा के कवि नंददास की रचना भ्रमर गीत का संस्कृत पद्यानुवाद है। तीसरी अनुदित कृति है स्वदेशाष्टक,
वह हाफिज की उर्दू गजलों का संस्कृत पद्यानुवाद है। चौथी अनुदित कृति है नीति सौंदर्योद्यानम। वह फारसी भाषा के कवि शेख सादी की रचना गुलिस्ता का संस्कृत पद्यानुवाद है। पांचवी अनुदित कृति है करुणानिधि। यह शेख सादी की ही रचना करीमा का संस्कृत पद्यानुवाद है। छठी और अंतिम अनुदित कृति है इनकी करुण प्रशस्ति, जो अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार रॉबर्ट ग्रे की कृति एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड का संस्कृत अनुवाद है। इन 6 अनुदित कृतियों के अलावा इन्होंने इनके आश्रयदाता भवानी सिंह के नाम पर भी 2 रचनाएं लिखी। भवानी सिंह कारक रत्नम और श्री भवानी सिंह सदव्रत पुष्पगुच्छ। इन्होंने अपनी पत्नी रतनजोत के नाम पर भी एक रचना लिखी, रत्न ज्योत्सनाष्टकम। और रत्न ज्योत्सनाष्टकम के अलावा इन्होंने 2 अष्टक और लिखे, एक तो गंगाष्टक और एक बालकृष्णाष्टक। इन अष्टकों के अलावा इन्होंने 2 माला ग्रंथ भी लिखे, एक तो नक्षत्र माला और एक लिखा प्रश्नोत्तर माला। तो ध्यान रहे 6 अनुदित कृतियां, 2 भवानी सिंह की कृतियां, एक पत्नी के ऊपर अष्टक लिखा, इसके अलावा 2 अष्टक और लिखे और 2 माला ग्रंथ भी लिखे। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ वंदनाएं लिखी, वंदनाओं की धारा बहा दी इन्होंने लिख लिख करके। वंदनाओं की धारा अर्थात धारा वंदना, इनकी एक रचना है धारा वंदना। ये जो धारा बहाई, ये धारा मातृभूमि से शुरू हुई और ईश्वर तक चली गई। एक ग्रंथ लिखा इन्होंने धारा वंदना के अलावा, मातृभूमि वंदना, मातृभूमि झालरापाटन की वंदना। इसके बाद दूसरी वंदना झालरापाटन से निकलकर आए राज्य की तरफ, राजस्थान वंदना। फिर राज्य से निकलकर गए देश की तरफ, भारत वंदना। और फिर देश से निकलकर गए ईश्वर की तरफ, ईश्वर प्रार्थना। तो वंदना संबंधी 5 ग्रंथ लिखे, धारा वंदना, मातृभूमि वंदना, राजस्थान वंदना, भारत वंदना और ईश्वर प्रार्थना। इनके अतिरिक्त नवरत्न के नाम से इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, नवरत्न नीति, नवरत्नोपदेश और कारक नवरत्नम। नवरत्न नीति, नवरत्नोपदेश और कारक नवरत्नम। इनमें तो नवरत्न शब्द ही आ रहा है, तो इसमें तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसकी रचना है। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है गिरधर सप्तशती। ध्यान रहे गिरधर नाम के 3 कवि अपने सिलेबस में हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी और गिरधर व्यास। तो ध्यान रहे गिरधर सप्तशती न तो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है, न गिरधर व्यास शास्त्री की रचना है, अपितु यह पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना है। इनके अतिरिक्त इन्होंने 2 संख्या ग्रंथ भी लिखे, एक तो षोडशी और एक श्रम चतुर्विंशति। 16-24 के नाम से ध्यान रखेंगे इनको, षोडशी और श्रम चतुर्विंशति, ये रचनाएं भी इन्हीं की हैं। इन महत्वपूर्ण रचनाओं के अलावा हो सके तो 2-5 रचनाएं और याद कर लेना, न्याय वाक्य सुधा, जापान विजय, अभेद रस, चाणक्य सूत्रकारिका और सूर्य शतक टीका। जो सूर्य शतक लिखा था मयूर भट्ट ने, उसकी टीका इन्होंने लिखी। ये 5 ग्रंथ हो सके तो और याद कर लेना, इसमें पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की सारी रचनाएं आ जाती हैं। पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की समस्त रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी रचनाओं के नाम हम याद करते जा रहे हैं, साथ साथ कैसे याद करने हैं टुकड़ों में, ये भी मैं साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ। नवरत्न के बाद हम यहाँ से प्रयाण करते हैं और अपना अगला पड़ाव होगा पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी को भी महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त थी। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी की आत्मकथा है, आत्मकथा और संस्मरण, हिंदी में लिखी थी इन्होंने, आत्मकथा और संस्मरण। इन्हें 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहली बात, 1958 में जब राष्ट्रपति पुरस्कार की श्रृंखला प्रारंभ हुई, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1958 में राष्ट्रपति पुरस्कार देना प्रारंभ किया था
और 1958 में सर्वप्रथम 4 व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था और उन 4 व्यक्तियों में पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया था। दूसरी बात जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है वो ये है कि 1904 में इन्होंने संस्कृत रत्नाकर नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, जो आज भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पत्रिकाएं, सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्कृत पत्रिकाएं। 1904 में इसका प्रकाशन इन्होंने ही प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम संपादक भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रहे थे। तीसरी बात जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है, इनके नाम पर 2001-2 ईस्वी में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी वेद सम्मान प्रारंभ किया गया, जो 2004 में सर्वप्रथम बद्री प्रसाद शास्त्री को मिला। ये तो बातें हुई इनके व्यक्तित्व से संबंधित। अब हम आते हैं इनके कृतित्व की ओर। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं को हम 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से, याद करने में सौविध्य हो। इसके लिए इनकी रचनाओं को 8 भागों में हमने विभाजित किया। सबसे पहले हम लेते हैं इनकी काव्य शास्त्रीय रचना। इनकी काव्य शास्त्रीय रचना है कवि काव्य शब्दों। दूसरे नंबर पर आते हैं इनके कथा ग्रंथ। 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं, कश्चित कवि और पितृपदेश। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा है कश्चित कवि, जो परीक्षा में आने लायक है, ये समझो कि आई गई कश्चित कवि। तीसरे जो खंड है इनका वो वैदिक विषयों से संबंधित है। इनकी जो वैदिक रचनाएं हैं उनमें ऋतम च सत्यम च, वेदेषु विज्ञानम, वेदेषु पितर और वेदेषु यज्ञाः, ये इनके वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक रचनाएं हैं। इनके दर्शन ग्रंथ भी बड़े प्रसिद्ध हैं। 2 दर्शन ग्रंथ इन्होंने लिखे, एक तो प्रमेय पारिजात और एक प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव कालस्य। तो एक तो हो गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, एक हो गए कथा ग्रंथ, एक हो गए वैदिक ग्रंथ, एक हो गए दर्शन ग्रंथ। एक इन्होंने पुराण संबंधी ग्रंथ लिखे। पुराण संबंधी ग्रंथों में पुराणेषु विकासवादः, पुराण विद्या, पुराण लक्षणानि, मुद्गल पुराण विषयालोचनम, कुरु पुराण विषयालोचनम, पुराण पारिजात, वेदेषु पुराण महत्वम, ये सारे इनकी पुराण संबंधी रचनाएं हैं। ये इनका 5वां खंड हुआ। छठे खंड के रूप में इन्होंने धर्मशास्त्र विषय पर रचनाएं लिखी। धर्मशास्त्र पर इनकी प्रसिद्ध रचना है चातुर्वर्ण्यम, जो पिछली बार भर्ती परीक्षा में पूछी भी गई थी 2014 वाले एग्जाम में। ध्यान रहे चातुर्वर्ण्य शिक्षा पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि चातुर्वर्ण्यम पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है। प्रमेय पारिजात और पुराण पारिजात चतुर्वेदी की रचना है, जबकि प्रयोग पारिजात मधुसूदन ओझा की रचना है। इस तरह से आप तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पढ़ें, एक के साथ दूसरा कवि भी क्लियर हो जाएगा। धर्मशास्त्र संबंधित रचनाओं की हम बात कर रहे थे। धर्मशास्त्र संबंधित रचनाओं में चातुर्वर्ण्यम, ईश्वर साधो शास्त्रीय व्यवस्था और प्रमीत पति का धर्मालोचनम, और एक है पितृविवेक। ये 4 रचनाएं इनकी धर्मशास्त्र से संबंधित। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चातुर्वर्ण्यम, प्रमीत पति का धर्मालोचनम, पितृविवेक और ईश्वर साधो शास्त्रीय व्यवस्था। ये बात हुई इनके छठे खंड की। इनका 7वां खंड है व्याकरण। व्याकरण पर इनकी एक ही रचना प्रसिद्ध है, प्राचीनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च। एक रचना और लिखी, ओजिष्ठादि विचारालोचना, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं। इन 7 खंडों के अलावा इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी, जिन्हें हम अन्य रचनाओं के खंड में रख सकते हैं। इनमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, एक समस्या पूर्ति परक पद्य है, विद्यार्जने के गुणा, जो इन्होंने संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में लिखा था। विद्यार्जने के गुणा के अलावा एक प्रसिद्ध रचना है इनकी कल्पलतेव विद्या।
एक रचना है रत्नाकरस्य आत्मकथा, सम्मेलनस्य आत्मकथा, वर्षा मनः कर्षति, अनावृतम पत्रम। ये सारी इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं, कुछ निबंध हैं, कुछ लेख हैं। इसके साथ ही पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की समस्त रचनाएं समाप्त हो जाती। 8 खंडों में बांट लें। काव्य शास्त्रीय रचनाएं, कथाएं, वैदिक रचनाएं, पुराण रचनाएं, दर्शन संबंधी रचनाएं, धर्मशास्त्र संबंधी रचनाएं, व्याकरण विषयक रचनाएं और अन्य रचनाएं, और 8 को अलग अलग याद कर लें। अब हम बढ़ते हैं 5वें कवि विद्याभूषण पंडित गणेश राम शर्मा की ओर। पंडित गणेश राम शर्मा डूंगरपुर के निवासी थे और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के राज पंडित थे। इन्हें 1950 में भारत धर्म महामंडल द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। इन्हें शकुनी भी कहते थे क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान और शकुन शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु रहे हैं। वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे तो इनके पास ज्योतिष का ज्ञान आना स्वाभाविक है, इसलिए इनको शकुनी कहते थे क्योंकि ये शकुन शास्त्र में पारंगत थे। पंडित गणेश राम शर्मा की रचनाओं में पहला खंड आता है उपन्यास। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। पहला उपन्यास था जीवतोपि प्रेत भोजनम, दूसरा था मूढ़ चिकित्सा और तीसरा है मामकीनो जीवन संघर्ष। जीवतोपि प्रेत भोजनम में 7 परिच्छेद है। जीते हुए प्रेतों का भोजन, भूत प्रेतों का भोजन, मृत्यु भोज की परंपरा पर इन्होंने कुठाराघात किया था, व्यंग्य किया था, जो एक कुरीति चली आ रही है मृत्यु भोज की, इस पर प्रहार किया था। चंद्रकांत और रोहिणी को इसमें नायक नायिका बनाया था इन्होंने। दूसरा उपन्यास है मूढ़ चिकित्सा जिसमें 20 प्रकरण हैं और तीसरा उपन्यास है मामकीनो जीवन संघर्ष, इसमें 11 विभाग है। मूढ़ चिकित्सा में मूर्खों पर व्यंग्य है, मूर्खों का परिहास उड़ाया गया है, जबकि मामकीनो जीवन संघर्ष में इन्होंने अपनी आत्मकथा और अपने पूर्वजों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत कथा कुंजम, जिसमें 37 कथाएं हैं। ध्यान रखना, संस्कृत कथा कुंजम के खंड पूछे जाएंगे कि इस ग्रंथ में कितने खंड हैं। उत्तर होगा 2 खंड। प्रथम खंड में 20 कथाएं हैं, द्वितीय खंड में 17 कथाएं हैं। प्रथम खंड प्रकाशित हैं और द्वितीय खंड अप्रकाशित हैं। इनके प्रथम खंड की जो 20 प्रकाशित कथाएं हैं उनमें से मुख्य मुख्य कथाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में विभिन्न किताबों में पाठ्यक्रम में इनके पाठ आते रहते हैं। उन पाठों के रूप में कथाएं आती हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण कथा है एका वाणी सत्या, जो आपने पढ़ी भी होगी शायद छोटी क्लासों में। एका वाणी सत्या, सठे शाठ्यम, पराधीना अतिथि देवा, वक्रदर्शनो हनुमद्भक्त, सिद्धो रासायनिक, हास्य परवशो राजकुमार, धूर्त पुरोहित, भ्रातृस्नेह, स्वाभिमान, सुहृदगोष्ठी। ये सारी कथाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा गर्दभपुरे नापिताचार्यस्य प्रतिष्ठानम, स्पर्धा भोजन भट्टा नाम, अकिंचनस्य औदार्यम, ये भी इनकी महत्वपूर्ण कथाएं हैं। उन 20 कथाओं में से 10-12 कथाएं आप याद रख लें। एका वाणी सत्या, सठे साठ्यम, पराधीना अतिथि देवा, वक्रदर्शनो हनुमद्भक्त, सिद्धो रासायनिक, हास्य परोसो राजकुमार, धूर्त पुरोहित, पूर्वाग्रह, स्वाभिमान, भ्रातृस्नेह, सुहृदगोष्ठी, अकिंचनस्य औदार्यम, नापिताचार्यस्य गर्दभपुरे नापिताचार्यस्य प्रतिष्ठानम और स्पर्धा भोजन भट्टा नाम। ये 10-12 कथाएं तो आप याद कर ही लें। इसके अलावा इन्होंने कुछ खंड काव्य लिखे। इनके खंड काव्यों में इनके जो आश्रयदाता थे महाराजा लक्ष्मण सिंह, 3 खंड काव्य तो उन्हीं के नाम पर हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। एक तो लक्ष्मणाभ्युदयम और एक लाक्ष्मणी प्रशस्ति और एक है आशी ही कुसुमांजलि। लक्ष्मण सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ था तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था लाक्ष्मणी प्रशस्ति
और उनको आशीर्वाद देते हुए एक रचना लिखी थी आशी कुसुमांजलि। लक्ष्मण सिंह का भाई था प्रद्युम्न सिंह, उसका जब विवाह हुआ तो उस अवसर पर इन्होंने एक रचना लिखी लक्ष्मण विवाह मंगलम। महाराजा लक्ष्मण सिंह के विवाह के अवसर पर लिखी गई थी। इनकी लक्ष्मण सिंह की कन्याएं थी, उनका विवाह हुआ, उस अवसर पर रचनाएं लिखी सुशीलोद्वाह मंगलम, लक्ष्मण विवाह मंगलम और सुशीलोद्वाह मंगलम, और 3 रचनाएं लक्ष्मण सिंह की। तो लक्ष्मण सिंह, उनका भाई और उनकी बेटियां, 5 रचनाएं तो इन्हीं से संबंधित है, परिवार से संबंधित थी। एक रचना लिखी थी इन्होंने महिषमर्दिनी स्तुति, और साथ में ये भी याद रख लें कि महिषमर्दिनी स्तुति के साथ में इन्होंने एक कात्यायनी स्तुति भी लिखी थी। एक ग्रंथ था मोहनाभिनंदनम, जिसे मोहनाभ्युदयम भी कहते हैं, और एक था कुंतुसागर अभिनंदन ग्रंथम। ये इनके खंड काव्य हैं। इन्होंने कुछ गजल गीत भी लिखे। इनके द्वारा रचित गजल गीतों में श्री कालिदासा, वनश्री, धनवादोहम, हृदयम और भारतम वंदे, ये 5 गजल गीत प्रसिद्ध हैं। और इनके कुछ कविता गीत भी हैं। इनकी कविताओं में हे भगवान, विरला मनुष्या, सुभाष चंद्र, जवाहर जयंती, भारत श्री, वंदे सुर भारतेम, ये इनके कविता गीत हैं। उपन्यास, संस्कृत कथा कुंजम, खंड काव्य, गजल गीत और कविता संग्रह, इन सब के साथ में इन सबको मिलाने के बाद विद्याभूषण पंडित गणेश राम शर्मा की समस्त रचनाएं समाप्त हो जाती। ये हमने 5 कवि पढ़े। महामहोपदेशक पंडित मधुसूदन ओझा, महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, राजगुरु पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और विद्याभूषण पंडित गणेश राम शर्मा। अब हम आते हैं हमारे छठी कवि की ओर। छठे कवि के रूप में हम पढ़ेंगे कवि रत्न आशु कवि नित्यानंद शास्त्री को। आशु कवि नित्यानंद शास्त्री का संबंध जोधपुर जिले से है, जोधपुर शहर से हैं, और जोधपुर के शासक महाराजा उम्मेद सिंह इनके प्रिय शिष्य रहे हैं। जोधपुर में ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रहे हैं, और दधिमती और काव्यमाला पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। पंडित नित्यानंद शास्त्री की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को याद करने का एक सीधा सा तरीका है, आप केवल एक सेंटेंस याद कर लें, उसमें नित्यानंद शास्त्री की समस्त रचनाओं का आपको नाम स्मरण हो जाएगा। देखो क्या सेंटेंस है। कृष्ण और राम के लिए पुण्यात्मा मारुति नंदन आर्य हनुमान नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। ये एक सेंटेंस है। कृष्ण और राम के लिए पुण्यात्मा मारुति नंदन आर्य हनुमान नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। देखिए, कृष्ण और राम के लिए, कृष्ण से तात्पर्य है कृष्णाष्टकम। इनकी एक रचना है कृष्णाष्टकम। उनकी सारी रचनाएं इस एक सेंटेंस में आ जाएगी, बस आप ये याद कर लीजिए, कृष्णाष्टकम। राम से तात्पर्य है रामचरिताब्दी रत्नम, जो इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरिताब्दी रत्नम ये 14 सर्गों का महाकाव्य है, जो एक चित्र काव्य का रूप लिए हुए हैं। इसमें चित्र काव्य के लक्षण मिलते हैं। काफ़ी वैचित्र्य प्रदर्शन किया है। वैचित्र्य प्रदर्शन के रूप में एक उदाहरण हम ले सकते हैं इसका, कि इसके प्रत्येक श्लोक, रामचरिताब्दी रत्नम के 14 सर्गों में से प्रत्येक सर्ग के प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक चरण का प्रथमाक्षर लेके अगर जोड़ दिया जाता है तो वाल्मीकि की मूल रामायण की रचना हो जाती है। तो कृष्ण और राम के लिए पुण्यात्मा, पुण्य से तात्पर्य यहाँ पर पुण्य श्री चरितम,
यह नित्यानंद शास्त्री का 18 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें जैन साध्वी पूर्णेश्वरी के चरित्र का वर्णन है। पुण्यात्मा, आत्मा से तात्पर्य है आत्माराम पंचरंग, इनका एक खंड काव्य है। पुण्यात्मा मारुति नंदन, मारुति से तात्पर्य है मारुति स्तव, ये इनकी एक रचना है। आर्य हनुमान, आर्य से तात्पर्य है आर्या मुक्तावली। हनुमान से तात्पर्य है हनुमद्दूतम, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ये क्या करते थे हनुमान? नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। नित्य से मतलब है कि ये सारी नित्यानंद शास्त्री की रचनाएं हैं, फूलों की। फूल से तात्पर्य है यहाँ पर पुष्पचरितम, ये भी इन्हीं की रचना है पुष्पचरितम। फूलों की 2 मालाएं, 2 माला ग्रंथ लिखे इन्होंने। एक तो लिखा बालकृष्ण नक्षत्र माला और एक लिखा आर्या नक्षत्र माला। संग्रहित करते थे, संग्रह से तात्पर्य है विविध देव स्तव संग्रह। तो इस प्रकार से इस एक सेंटेंस में नित्यानंद शास्त्री की सारी रचनाओं का सार आ जाता है। ये एक सेंटेंस याद कर लो, सारी रचनाएं स्वतः याद हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें कवि विद्यारत्न पंडित विद्याधर शास्त्री की ओर, जिनका संबंध चूरू जिले से है। इन्हें मनीषी की उपाधि प्रदान की गई है। विद्यारत्न पंडित विद्याधर शास्त्री की रचनाओं को याद करने के लिए भी हमने एक सेंटेंस बना रखा है। देखिए, पंडित विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य, एक रचना लिखी थी इन्होंने शिव हिमाद्री आनंद काव्य। पंडित विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य ने, देखो विद्याधर शास्त्री को आप कैसे याद रखेंगे उनकी रचनाओं को, इसका सेंटेंस देखें आप। एक सेंटेंस में सारी रचनाएं आ जाती है। इससे पूर्व हमने नित्यानंद शास्त्री की रचनाओं को याद करने के लिए भी एक सेंटेंस बनाया था। वो सेंटेंस मैंने अभी बोला था कि कृष्ण व राम के लिए पुण्यात्मा मारुति नंदन आर्य हनुमान नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। ये एक सेंटेंस है, इसमें सारी रचनाएं आ जाती हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कृष्ण से तात्पर्य है कृष्णाष्टकम, रामचरिताब्दि रत्नम महाकाव्य है, पूर्णेश्वरी चरितम महाकाव्य है, आत्माराम पंचरंग, मारुति स्तव, आर्या मुक्तावली, हनुमद्दूतम, पुष्पचरितम, 2 मालाओं से तात्पर्य है बालकृष्ण नक्षत्र माला और आर्य नक्षत्र माला। संग्रह से तात्पर्य विविध देव स्तव संग्रह, ये इन्हीं की रचना है। अब बात करते हैं विद्याधर शास्त्री की। विद्याधर शास्त्री की रचनाओं को भी हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। देखो क्या सेंटेंस बनेगा वो, विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य। विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य की कीर्ति ने संपूर्ण विश्व को अमृत पिलाकर कलयुग की लहर को, संपूर्ण विश्व को अमृत पिलाकर कलयुग की लहर को दुर्बल कर दिया। ये सेंटेंस देखिए आप, इसमें सारी रचनाएं आ जाती हैं। विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य, शिव से तात्पर्य है शिव पुष्पांजलि, इनकी रचना है। हिमाद्री से तात्पर्य है हिमाद्री महात्म्यम, आनंद से तात्पर्य है आनंद मंदाकिनी और काव्य से तात्पर्य है काव्य वाटिका।
कीर्ति से तात्पर्य है विक्रमार्को महनीय कीर्ति, इनकी रचना है। संपूर्ण, पूर्ण एक नाटक है, पूर्णानंदम नाटक लिखा था इन्होंने 5 अंकों का, तो पूर्ण से यहाँ पर तात्पर्य है पूर्णानंदम नामक नाटक। विश्व से तात्पर्य है विश्व मानवीयम, ये एक महाकाव्य है इनका। अमृत से तात्पर्य है हरनामामृतम, ये भी महाकाव्य है। कलयुग से तात्पर्य है कलिपलायनम, ये नाटक है। लहर से तात्पर्य है इनके 3 लहरी काव्य, विचित्र लहरी, लीला लहरी, मत्त लहरी। दुर्बल कर दिया, दुर्बल से तात्पर्य है दुर्बल बलम, ये भी एक नाटक है इनका। इनमें से 2 तो महाकाव्य हैं, एक तो विश्व मानवीयम और एक हरनामामृतम। हरनामामृतम महाकाव्य में 16 सर्ग है, विश्व मानवीयम में 9 सर्ग है और 3 नाटक हैं। 3 नाटकों में एक तो है पूर्णानंदम, एक है कलिपलायनम और एक है दुर्बल बलम। पूर्णानंदम में 5 अंक है और कलिपलायनम और दुर्बल बलम में 4-4 अंक है। विश्व मानवीय में 9 सर्ग है और अमृत हरनामामृतम में 16 सर्ग है। इनके अलावा जो रचनाएं बाकी ये सब खंड काव्य हैं। नित्यानंद शास्त्री की जो रचनाएं हैं इनमें रामचरिताब्दि रत्नम और पुण्यश्री चरितम, ये 2 महाकाव्य हैं। इनके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं वो सब खंड काव्य हैं। ये बात हुई अपने दूसरे 7वें कवि पंडित विद्याधर शास्त्री की। अब इसके बाद अगले कवि आते हैं गद्य सम्राट पंडित नवल किशोर कांकर। पंडित नवल किशोर कांकर, इनको गद्य सम्राट कहते हैं। इनके विषय में प्रसिद्ध हैं मार्तंडो अयम काकरः विलक्षण विचक्षण, यह काकर। नवल किशोर कांकर तो मार्तंड सूर्य के समान है, विलक्षण भी हैं और विचक्षण अर्थात विद्वान भी हैं। मार्तंडो अयम काकरः विलक्षण विचक्षण, ये प्रसिद्ध है। इनकी सारी रचनाओं को याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस याद रख ले सिर्फ, और वो सेंटेंस है कि राष्ट्रवेद के रचयिता पंडित नवल किशोर कांकर ने, राष्ट्रवेद के रचयिता पंडित नवल किशोर कांकर ने मुंबई की यात्रा करने वाले शास्त्रीय ब्राह्मण भाइयों के लिए आदर्श प्रबंध किया। ये देखो इस सेंटेंस में पंडित नवल किशोर कांकर की सारी रचनाएं आ जाती। राष्ट्रवेद इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें 11 सूक्त हैं। राष्ट्र गायत्री छंद में लिखी गई रचना है ये। नवल किशोर कांकर ने क्या किया, मुंबई की यात्रा करने वाले शास्त्रीय ब्राह्मण भाइयों के लिए, मुंबई से तात्पर्य है मुंबापुरी वर्णनम, इनका एक खंड काव्य है मुंबापुरी वर्णनम। एक यात्रा विलास गद्य काव्य इनका। शास्त्रीय का अर्थ है शास्त्र सर्वस्वम, ब्राह्मण का अर्थ है द्विज दशा प्रकाश, ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। इनका खंड काव्य है द्विज दशा प्रकाश। भाई से तात्पर्य है भ्रातृस्नेह, इनके लिए आदर्श प्रबंध किया। आदर्श से तात्पर्य है इनकी एक रचना है आदर्श कन्या सुकन्या, और प्रबंध में इनके 3 प्रबंध काव्य आते हैं, प्रबंध अमृतम, प्रबंध मकरंदम और प्रबंध गद्य माधुरी। तो ध्यान रहे मुंबापुरी वर्णनम और द्विज दशा प्रकाश, ये 2 तो खंड काव्य हैं। राष्ट्रवेद ये एक वैदिक ग्रंथ है, वैदिक काव्य है। आदर्श कन्या सुकन्या और भ्रातृस्नेह, ये 2 इनकी कथाएं हैं। इनके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं ये सब इनके गद्य काव्य हैं। ये बात हुई पंडित नवल किशोर कांकर की, जो अपने 8वें कवि थे। अब हम बात करेंगे 9वें कवि के रूप में पंडित जगदीश चंद्र आचार्य की। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य की रचनाओं को याद करने के लिए उनकी अलग अलग विधा के आधार पर आप याद रखें। उन्होंने नाटक भी लिखे, उन्होंने अनुदित रचना भी लिखी, उन्होंने चंपू काव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखे। जगदीश चंद्र आचार्य का नाटक था सत्यमेव जयते। उनकी अनुदित रचना है मनोबोध।
वस्तुतः मराठी भाषा के कवि थे समर्थ गुरु रामदास। उनकी मराठी रचना थी मनाचे श्लोका। उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया मनोबोध के नाम से। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य की एक चंपू रचना है, चंपू ग्रंथ है मकरंदिका। मकरंदिका नायिका है, इसकी नायिका के आधार पर इसका नामकरण हुआ है और इसके नायक हैं चित्रकेतु। एक तो नाटक हुआ, एक अनुदित कृति हुआ और एक चंपू काव्य हुए, 3 रचनाएं हुई। इनकी 3 पुरस्कृत रचनाएं भी हैं जिनको पुरस्कार मिला है। इनका एक खंड काव्य है वासुदेव चरितम। इसके लिए इन्हें राजस्थान संस्कृत अकादमी से माघ पुरस्कार मिला। एक जो इनका मकरंदिका चंपू काव्य है, इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी से बाणभट्ट पुरस्कार मिला। एक खंड काव्य है प्रियदर्शनोत्सुक, इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो नाटक हुआ, एक चंपू काव्य हुआ, एक अनुदित कृतियां हुई, 3 पुरस्कृत रचनाएं हुई जिन पर पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य की रचनाओं को याद करने के लिए आप उनको 3 खंडों में विभाजित कर दीजिए। सबसे पहले तो विधा के आधार पर इनकी 3 रचनाएं, और उन 3 रचनाओं में एक तो नाटक है, पंडित जगदीश चंद्र आचार्य का नाटक है सत्यमेव जयते। एक इनकी अनुदित कृति है मनोबोध। एक इनका चंपू काव्य है, चंपू ग्रंथ है, वो है मकरंदिका। इस मकरंदिका का नायक है चित्रकेतु। मकरंदिका नायिका है, चित्रकेतु इसके नायक है। इनकी पुरस्कृत रचनाओं में एक खंड काव्य है वासुदेव चरितम, जिसे राजस्थान संस्कृत अकादमी की तरफ से माघ पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक जो इनकी रचना है मकरंदिका, इस मकरंदिका के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की तरफ से बाणभट्ट पुरस्कार मिल चुका है। और एक इनकी रचना है प्रियदर्शनोत्सुकम, प्रियदर्शनोत्सुक, इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो 3 तो इनकी अलग अलग विधा के आधार पर रचनाएं, और 3 रचनाएं इनकी आप ले लें पुरस्कृत रचनाएं। पहला खंड तो ये, दूसरा खंड ये। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं ऐसी हैं जो किसी अन्य रचना को आदर्श मानकर लिखी गई है। उनमें एक तो है विरहिणी, एक रचना है इनकी अमर भारती, और एक रचना है इनकी जो किसी दूसरी रचना को आदर्श मानकर लिखी गई है, वह है गोविंद गीतांजलि। विरहिणी में रघुवंश का जो अज विलाप का प्रसंग है 8वें सर्ग में, उस रघुवंश के 8वें सर्ग के अज विलाप के प्रसंग से प्रेरित होकर के विरहिणी नामक खंड काव्य लिखा है पंडित जगदीश चंद्र आचार्य ने। जो कालिदास की रचना मेघदूत है, मेघदूत की शैली में लिखा गया एक विरह गीति काव्य है अमर भारती। और जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, इस गीत गोविंद की शैली में लिखा गया एक खंड काव्य है गोविंद गीतांजलि। ये तीसरा ब्लॉक हो गया। इसके अलावा आप इनकी 2 रचनाएं और याद रख लें, एक तो संगीत लहरी और एक है मंदाकिनी माधुरी। इसमें जगदीश चंद्र आचार्य की लगभग सभी मुख्य मुख्य रचनाएं आ जाती हैं। तो इन 4 खंडों में विभाजित करके आप इनकी रचनाओं को याद करें। एक तो विधा के आधार पर अलग अलग रचनाएं, एक पुरस्कृत रचना है, एक किसी दूसरी रचनाओं से प्रेरणा लेकर के लिखी गई रचना है, और 2 रचनाएं ये याद रख लें। इसमें पंडित जगदीश चंद्र आचार्य की सारी मुख्य रचनाएं कंप्लीट हो जाती। अब हम 10वें कवि की ओर आते हैं, और हमारे 10वें कवि हैं पंडित श्री राम दवे। श्री राम दवे की रचनाओं को हम पहले तो विधा के आधार पर याद करेंगे। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य रचनाओं में 3 महाकाव्य हैं इनके, भृत्याभरणम,
राजलक्ष्मी स्वयंवरम और साकेत संग्रम। तो तीन तो इनके महाकाव्य याद कर लें आप सबसे पहले। तो महाकाव्यों में पहला महाकाव्य है भृत्याभरणम, दूसरा महाकाव्य है राजलक्ष्मी स्वयंवरम और तीसरा महाकाव्य है इनका साकेत संग्रम। भृत्याभरणम में 37 सर्ग हैं, राजलक्ष्मी स्वयंवर में 18 सर्ग हैं और साकेत संग्रम में 15 सर्ग हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 अनुदित कृतियां भी लिखी। इनकी 3 अनुदित कृतियों में एक तो हैं यवनी नवनीतम, एक है अकिंचन चैत्यम और एक है ब्रह्म रसायनम। ये 3 इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इसके अलावा इनके जितने भी खंड काव्य हैं उन खंड काव्यों को याद करने के लिए आप एक सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसा सेंटेंस, भूकेतव रूपी परिखा युद्ध। एक इनकी रचना है परिखा युद्धम। परिखा कहते हैं खाई को, तो जो खाड़ी देश हैं ईरान वगैरह, उन खाड़ी देशों में जो युद्ध चलता है खाड़ी युद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध है परिखा युद्ध। भूकेतव रूपी, पृथ्वी पर केतव, केतव का मतलब चालाकी, भ्रष्टाचार, छल। भूकेतव रूपी परिखा युद्ध के देखो जब परिखा युद्ध हुआ, खाड़ी युद्ध हुआ, तो इस खाड़ी युद्ध ने विश्व में जो तांडव मचाया, उस तांडव को आप इस रूप में याद रख सकते हैं कि भूकेतव रूपी परिखा युद्ध ने वो तांडव, उस तांडव का प्रभाव कामधेनु तक भी गया। कामधेनु की यहां पर एक चीज और याद कर लें, भूकेतव रूपी परिखा युद्ध की करुण व अपांग लीला, करुण व अपांग लीला ने कामधेनु की सौंदर्य लीला के लिए वियोग का काल कौतुक मंजर उत्पन्न किया। देखो श्री राम दवे की रचनाएं बहुत सारी है, कैसे याद करेंगे? 3 तो महाकाव्य याद रख लें, 3 अनुदित रचनाएं याद रख लें। इसके बाद जितने भी इनके खंड काव्य हैं उन खंड काव्यों को आप इस तरह से याद कर लें। इस लाइन में सारे खंड काव्य इनके आ जाते हैं। हालांकि इनकी 2 कथाएं भी हैं प्रसिद्ध। उन कथाओं में एक तो इनकी कथा है भग्न मनोरथा, एक कथा है इनकी विशाखा और एक है प्रमोद ग्रहम। 3 कथाएं इनकी, इनमें से प्रमोद ग्रहम तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विशाखा और भग्न मनोरथा महत्वपूर्ण है। भग्न मनोरथा सबसे महत्वपूर्ण है। महाकाव्य अलग याद कर लें, अनुदित रचनाएं अलग याद कर लें, कथाएं अलग याद कर लें। इसके अलावा जो भी बच गए सब खंड काव्य हैं, और सारे खंड काव्यों को याद करने के लिए आप एक सेंटेंस याद कर लें सिर्फ। क्या सेंटेंस है ये? भूकेतव रूपी परिखा युद्ध की करुण व अपांग लीला ने कामधेनु की सौंदर्य लीला के लिए वियोग का काल कौतुक मंजर उत्पन्न किया। देखो भूकेतव रूपी, भूकेतव से तात्पर्य इनका एक खंड काव्य कली भूकेतवम। परिखा युद्धम इनका अलग खंड काव्य है। करुण, करुण से तात्पर्य हैं कारुण्य कादम्बिनी। कादम्बिनी नाम से 2 ग्रंथ हो गए, एक तो पंडित मधुसूदन ओझा ने लिखा था और एक कारुण्य कादम्बिनी, ये रचना है पंडित श्री राम दवे की। एक रचना इनकी अपांग लीला। एक खंड काव्य है कामधेनु शतकम, एक है सौंदर्य लीलामृतम, एक है वियोग शतकम। वियोग से तात्पर्य है यहाँ पर वियोग शतकम। एक है कालकौतुकम और मंजर से तात्पर्य है कविता मंजरी। ये सारी रचनाएं श्री राम दवे की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, कवि ज़्यादा हो जाते हैं, मैटर ज़्यादा हो जाता है,
तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है, याद होने में परेशानी आती है। इसलिए आप इस तरह से सेंटेंस बना के, सहसंबंध बना के याद रख सकते हैं। ये मैंने कुछ प्रयास किया है, आप इन सेंटेंस के माध्यम से इनकी सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। ये अपने कवि थे पंडित श्री राम दवे, जो अपने 10वें कवि थे। पहले से लेकर 10वें कवि तक हमने पढ़े। इसके बाद 11वें कवि के रूप में हम लेते हैं विद्यालंकार पंडित विश्वेश्वरनाथ रेवू को। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेवू को विद्यालंकार की उपाधि भारत धर्म महामंडल द्वारा दी गई थी इनकी रचना शिव सुधाकर के लिए। वस्तुतः पंडित विश्वेश्वरनाथ रेवू ने संस्कृत में केवल 3 रचनाएं लिखी। इसके अतिरिक्त एक इन्होंने टीका लिखी और 2 संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है विश्वेश्वर स्मृति, जो मनुस्मृति की तर्ज पर लिखा गया था। इस विश्वेश्वर स्मृति में 2 खंड हैं, 2 भाग हैं इसके, और इसमें 12 अधिकार हैं, 1300 श्लोक है, अनुष्ठुप छंद में ये लिखा गया है। दूसरी संस्कृत रचना है इनकी आर्य विधानम, और तीसरी रचना है आर्य विधानम मतलब हिंदू लॉ, हिंदू कानून, और तीसरी रचना है ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व। ये तो इनकी स्वयं की रचनाएं हैं। एक इन्होंने टीका ग्रंथ लिखा, सदानंद गिरी की टीका है शिव सुधाकर। उसके ऊपर इन्होंने शिव सुधाकर नाम से ही टीका लिखी, और इसी शिव सुधाकर टीका के लिए इन्हें भारत धर्म महामंडल द्वारा विद्यालंकार की उपाधि से विभूषित किया गया था। 2 ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया, उनमें एक है कृष्ण विलास, ये जोधपुर के शासक महाराजा मान सिंह की रचना है, और एक है वेदांत पंचम, वेदांत पंचकम, जो वस्तुतः जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की जो 5 रचनाएं हैं, उन 5 रचनाओं का संकलन करके इन्होंने उसे संपादित कराया, उसका नाम है वेदांत पंचकम। तो विश्वेश्वरनाथ रेवू के संबंध में एक तो इनकी उपाधि याद रखें विद्यालंकार, और इनकी 3 संस्कृत की मुख्य रचनाएं याद रखें, एक टीका ग्रंथ शिव सुधाकर और 2 इनके संपादित ग्रंथ। ये 6 रचनाएं इनकी याद रखनी है। इनमें से भी मुख्य रचनाएं तो शिव सुधाकर है और विश्वेश्वर स्मृति और आर्य विधानम है, ये 3 मुख्य हैं। अब हम बात करते हैं कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम और साहित्य वारिधि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ नाम से काव्य लिखते थे, उनका उपनाम था मंजूनाथ। इनकी रचनाओं में एक तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है आदर्श रमणी। हालांकि उन्होंने उपन्यास इसके अलावा और भी लिखे, जिसे मुगल साम्राज्य विस्तार को महाराजो मानसिंह, ये भी इनका उपन्यास है, लेकिन चूंकि वह अप्रकाशित हैं इसलिए उसका नाम उल्लेख प्राय नहीं किया जाता है। उपन्यास इनका जो प्रकाशित उपन्यास है वह है आदर्श रमणी। आदर्श रमणी की विषय वस्तु बंगाल के वातावरण से ली गई है। नारी का त्यागमय जीवन दिखाया गया है इसमें, क्योंकि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पर बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का गहरा प्रभाव था, इसलिए इन्होंने उसकी विषय वस्तु बंगाल से ली। इनका एक कथा संकलन है गाथा रत्न समुच्चय, जो हॉल की रचना गाथा सप्तशती पर आधारित है। एक इन्होंने रेडियो रूपक लिखा था मंजुला। इसके अलावा इन्होंने 3 मुक्तक काव्य लिखे, मनोलहरी, प्रबंध पारिजात और समस्या संदोह। 3 इन्होंने टीका ग्रंथ लिखे, कादंबरी पर टीका ग्रंथ तो 6 लिखे थे इन्होंने, 3 मुख्य हैं। कादंबरी पर चषक टीका, रस गंगाधर की रचना, माफ कीजिएगा, पंडित राज जगन्नाथ की रचना रस गंगाधर पर सरला टीका, और श्री कृष्ण भट्ट की रचना ईश्वर विलास महाकाव्य पर विलासिनी टीका। इसके अलावा इन्होंने और भी टीका ग्रंथ लिखे, कुल 6 टीका ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनमें ये 3 टीका ग्रंथ मुख्य हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ खंड काव्य भी लिखे, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, विनोद वाटिका, साहित्य कुसुम वाटिका, ये इनके खंड काव्य हैं। ये वैभव त्रयी प्रसिद्ध है इनकी, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, जयपुर वैभवम। एक इनकी अपूर्ण रचना भी है और वह है भारत वैभवम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को इस वजह से भी याद किया जाता है कि इन्होंने उर्दू की जो गजल पद्धति थी उसका संस्कृत में अनुवाद किया और उसको एक
छंद के रूप में अनुवाद किया बेहर छंद। बेहर छंद के जनक यही है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। उर्दू की गजल पद्धति का संस्कृत में रूपांतरण करने वाले विद्वान भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, और उसके लिए इन्होंने बेहर नामक छंद का प्रादुर्भाव किया, उसका प्रतिपादन किया। 1930 से 1960 तक का जो युग है उसको बलदेव उपाध्याय ने भट्ट युग की संज्ञा दी है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाओं के महत्व को देखते हुए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा मंजूनाथ ग्रंथावली के रूप में 5 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने 2 प्रसिद्ध संस्कृत पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनमें एक तो संस्कृत रत्नाकर 1904 से 1949 तक इस पत्रिका का संपादन किया, प्रथम संपादक यही थे इसके। और 1938 से 1949 तक इन्होंने संस्कृत भारती नामक संस्कृत पत्रिका का भी संपादन किया है। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री राजस्थानी संस्कृत साहित्य के सिरमौर कवि हैं। पत्रिका का प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि 1904 से 1949 तक भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो उसका उत्तर था संस्कृत रत्नाकर। ध्यान रहे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के सम्मान में राजस्थान संस्कृत अकादमी ने 2004-05 में एक सम्मान प्रारंभ किया था जिसे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान कहते हैं। और यह सम्मान सर्वप्रथम मोहनलाल शर्मा पांडे को दिया गया। उनकी रचना थी पद्मिनी। पद्मिनी उपन्यास लिखा था। इस पद्मिनी उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मोहनलाल शर्मा पांडे को पहला भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान दिया गया। एक भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के जितने भी निबंध हैं उन निबंधों का संपादन कराया देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने, जो इनके पुत्र थे, और उसको नाम दिया प्रबंध पारिजात। तो प्रबंध पारिजात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है, न कि कलानाथ शास्त्री की। कलानाथ शास्त्री केवल उसके संपादक रहे हैं। एक प्रसिद्ध निबंध है किंतोह कुटिलता, ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का ही निबंध है जो प्रबंध पारिजात में से लिया गया है, प्रबंध पारिजात में संकलित है। तो ध्यान रहे प्रबंध पारिजात कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। इसका जो संपादन है प्रबंध पारिजात का देवर्षि कलानाथ ने कराया। लेकिन ये अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के बीच में कि प्रबंध पारिजात रचना है किसकी। तो आप आज से स्पष्ट ध्यान रखें कि ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की ही रचना है। किंतु कुटिलता पूछा जाता है तब भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रबंध पारिजात पूछा जाता है तब भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री केवल उसके संपादक हैं, लेखक नहीं। ये बात हुई भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के संबंध में, जो आज की क्लास के अपने 12वें कवि हैं। अगले कवि आते हैं आशु कवि हरिशास्त्री दादीच। हरिशास्त्री दादीच का संबंध आयुर्वेद से है। इन्हें आगम रत्न, आमराई धुरंधर, आयुर्वेद भूषण, आशु कवि इन उपाधियों से विभूषित किया गया है। आशु कवि हरिशास्त्री दादीच की रचनाओं को हम अलग अलग विधा के आधार पर हम आसानी से याद रख सकते हैं। इन्होंने तंत्र विद्या पर भी रचना लिखी, इन्होंने आयुर्वेद पर भी रचना लिखी, इन्होंने अलंकार शास्त्र पर भी रचना लिखी, इन्होंने कव्वाली पर भी रचना लिखी, समस्या पूर्ति पर भी रचना लिखी। अलग अलग विधा के आधार पर, अलग अलग विषय के आधार पर रचना का विभाजन करने से हमें सरलता से याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? देखो, इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में एक तो इनकी प्रथम रचना याद रखेंगे। इनकी प्रथम रचना थी रामचंद्र स्तवः। एक रचना इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी लिखी, तंत्र विद्या के ऊपर भी लिखी। तो एक तो इनकी प्रथम रचना, और प्रथम रचना थी इनकी रामचंद्र स्तवः। एक रचना इनकी तंत्र विद्या से संबंधित थी। बताइए कौन सी रचना थी तंत्र विद्या से संबंधित?
तंत्र विद्या से संबंधित रचना है कोल विलास, बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप इसको। एक रचना इनकी आयुर्वेद से संबंधित थी और इनकी आयुर्वेद से संबंधित रचना है संजीवनी साम्राज्य। एक रचना इनकी कव्वाली के रूप में है और वह है प्रेयसी गीति। एक रचना जो इनकी है वो समस्या पूर्ति से संबंधित है और इनकी समस्या पूर्ति से संबंधित रचना है रत्नाकर, किल, सुधाकर, साम्य मेति। ये इनकी समस्या पूर्ति परक रचना है। इनके जो अलंकार संबंधी रचना है, आलंकारिक जो इनके ग्रंथ हैं, इनकी आलंकारिक रचनाओं में एक तो ग्रंथ है अलंकार लीला और एक ग्रंथ है इनका अलंकार कौतुकम। एक इनकी हिंदी की रचना भी है होलिका हास, लेकिन चूंकि ये हिंदी की है इसलिए ये पूछे जाने लायक नहीं है, संभावना कम है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण खंड काव्य हैं। इन महत्वपूर्ण खंड काव्य में एक तो आप याद रखेंगे उदर प्रशस्ति ही, ये बड़ा महत्वपूर्ण खंड काव्य इनका उदर प्रशस्ति। एक है इनका खंड काव्य वाणी लहरी और एक है शक्ति गीतांजलि। इनकी सारी रचनाओं को आप विषय के आधार पर अलग अलग बांट करके आसानी से याद रख सकते हैं। सारी रचनाएं हैं तो खंड काव्य। कैसे याद रखेंगे उनको? विषय के आधार पर अलग बांट लो, उसे याद करने का काम आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। 14वें कवि के रूप में हम पढ़ते हैं पंडित हरिद्विज को। पंडित हरिद्विज भक्ति कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 3 मुख्य रचनाएं लिखी। एक तो गोपाल गीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक है नृसिंह माया शतकम। नृसिंह माया शतकम पिछले गत भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था। मंदा क्रांता छंद में लिखा गया स्तोत्र काव्य है ये। एक है दुर्ग प्रशस्ति। गोपाल गीता, नृसिंह माया शतकम, दुर्ग प्रशस्ति, ये 3 इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके अलावा इन्होंने अनेक भक्ति काव्य लिखे, जिनमें सारे तो अष्टक लिखे इन्होंने। यमुनाष्टक, ध्रुवाष्टक, रामकृष्णाष्टक, रामकृपाष्टक, स्कंदाष्टक, शिवाष्टक, समस्त अष्टक लिखे इन्होंने। इसके अलावा स्तोत्र काव्य लिखे बहुत सारे, स्तुतियाँ लिखी सारी। जितने भी अष्टक हैं, जैसे हमने याद किया कि कृष्णाष्टक नित्यानंद शास्त्री की रचना है, बालकृष्णाष्टक, रत्न ज्योत्स्नाष्टकम और गंगाष्टकम ये गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है। इनके अलावा जितने भी अष्टक हैं सब पंडित हरिद्विज की रचनाएं हैं। जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी स्तुतियां हैं, वो सब पंडित हरिद्विज की रचनाएं हैं। तो पंडित हरिद्विज के संबंध में आप इतना याद रखेंगे, गोपाल गीता, नृसिंह माया शतकम, दुर्ग प्रशस्ति, ये 3 मुख्य रचनाएं। इनके अलावा अष्टक, स्तोत्र और स्तव, स्तव यानी स्तुतियां, ये सभी इन्हीं के हैं। 14वें कवि के रूप में हमने पढ़ा पंडित हरिद्विज को। 15वें कवि के रूप में आते हैं पंडित डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा। डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने 7 रचनाएं लिखी जो महत्वपूर्ण है। एक तो काव्य सत्यालोक, आलंकारिक ग्रंथ हैं। 4 तो इनकी काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं, आलंकारिक ग्रंथ हैं, लाक्षणिक ग्रंथ हैं। और 3 इनके खंड काव्य हैं। इनके जो 4 लाक्षणिक ग्रंथ हैं उनमें काव्य सत्यालोक, वस्तु अलंकार दर्शनम, अभिनव रस मीमांसा और रसालोचनम। जो 3 खंड काव्य हैं उनमें एक तो तत्वशतकम, एक जंबेश्वर दर्शनम और एक गंगोदय काव्यम। गंगोदय काव्यम में महाराजा गंगा सिंह नायक हैं जो रेगिस्तान में गंग नहर को लेकर आए थे, गंग नहर का निर्माण कराया था। जंबेश्वर दर्शनम में विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जम्बू जी का वर्णन है और तत्वशतकम में श्रमिकों की दुर्दशा का वर्णन है।
इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य सत्यालोक, जिसमें इन्होंने सत्य को ही काव्य की आत्मा बताया था। इन्होंने लक्षण दिया है उसमें काव्य का, शब्दार्थवर्ती सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम ज्ञेयम। ये काव्य सत्यालोक में काव्य का लक्षण बताया है। उसमें कहा है कि सत्य ही काव्य की आत्मा है। और ये सत्य कहाँ रहता है? ये जनता में रहता है, समाज में रहता है। और समाज में स्थापित सत्य को साहित्य में लाना, उसे लिपिबद्ध करना, यही काव्य कहलाता है। इन्होंने कहा है लोको ही सत्यम काव्य से लोके सत्यम प्रतिष्ठितम। काव्य का सत्य समाज है और समाज में ही सत्य प्रतिष्ठित रहता है। ये थे 15वें कवि डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा। 16वें कवि के रूप में हम लेते हैं पंडित राम प्रताप शास्त्री। पंडित राम प्रताप शास्त्री की केवल एक ही रचना है, कल्पलता। यह कल्पलता एक स्तोत्र काव्य है जो राधा की स्तुति में लिखा था। और पंडित राम प्रताप शास्त्री के पुत्र थे रसिक बिहारी जोशी। इन्होंने इस कल्पलता के ऊपर एक टीका लिखी है, रसिक बोधिनी टीका। तो पंडित राम प्रताप शास्त्री की केवल एक ही रचना है, कल्पलता। उसके ऊपर टीका याद रखें, रसिक बिहारी जोशी की टीका रसिक बोधिनी। अंतिम कवि हैं पंडित गिरधर व्यास शास्त्री। पंडित गिरधर व्यास शास्त्री ने संस्कृत भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में, तीनों में रचनाएं लिखी हैं। लेकिन हमें केवल संस्कृत भाषा की रचनाएं याद रखनी है। संस्कृत भाषा में इनकी 5 रचनाएं उपलब्ध होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इनकी रचना है वह है अभिनव काव्य प्रकाश। दूसरी रचनाएं इनकी पाणिनीय प्रवेशिका, तीसरी है भाषा विज्ञान से रूपरेखा, चौथी है आत्मचरितम, 5वीं है कृष्णचरितम। आत्मचरितम जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और अभिनव काव्य प्रकाश वस्तुतः जो आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, उसकी पद्यमयी टीका है। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ी भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी। इनकी मेवाड़ी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, वाणी लहरी, भक्तामणि स्तोत्र, ये 5 मेवाड़ी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं इनकी। इनके अलावा 2 रचनाएं हिंदी में भी मिलती है, प्रताप चरित और भागवत रहस्य। मुख्य रूप से आप केवल संस्कृत की रचनाएं याद रखें और उनमें भी पाणिनीय प्रवेशिका और अभिनव काव्य प्रकाश, ये 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थानी संस्कृत साहित्य के समस्त 17 कवियों का सिंहावलोकन किया है, पुनरावलोकन किया है, दोहरान किया है। इन सभी 17 कवियों का सामान्यकरण किया है। जो जो चीज़ें परीक्षा में आने लायक थी उन सब का एक एक बार हमने दोहरान किया है। वैसे तो हम 15 क्लास में इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन परीक्षा के समय पर पूरी 15 क्लास देखना संभव नहीं होता। इसलिए आज मैंने ये समरी क्लास इसके लिए हैं। इनमें से वो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से आज की इस क्लास का मेरा फोकस रहा है रचना साहित्य। रचनाओं में से ही प्रश्न बनते हैं, जीवन परिचय में से प्रश्न नहीं बनते हैं। जीवन परिचय में से केवल उपाधियाँ या महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन, उन्हीं में से प्रश्न बने। तो मैंने पत्रिकाएं, उपाधियां और कोई महत्वपूर्ण यदि कार्य किया है तो उसको लेते हुए सारी रचनाओं को आज की क्लास में समेटा है, कवर किया है और सामान्यकरण किया है। सभी 15 क्लास आप डिटेल से देखें पिछली, और परीक्षा के समय केवल ये समरी क्लास देखें। प्रत्येक यूनिट में हम ऐसे समरी क्लास तैयार करेंगे ताकि परीक्षा के टाइम रिवीजन की दृष्टि से जाते समय 1-2 दिन पहले सारी क्लास कवर हो जाए, सारे यूनिट, सारा सिलेबस 7-8 वीडियो में कवर हो जाए। कॉलेज व्याख्याता के सिलेबस में टोटल 7 यूनिट है। 3 यूनिट फर्स्ट पेपर में है और 4 यूनिट सेकंड पेपर में है। 7 यूनिट की इसी प्रकार हम 7 समरी क्लास तैयार करेंगे ताकि परीक्षा के 1 दिन पहले आप 7 क्लास देकर जा सको, पूरा सिलेबस कवर करके जा सको। अब हम इस यूनिट के माइनर टेस्ट लेंगे। 2 टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट से तात्पर्य है कि उस टेस्ट में केवल इसी यूनिट के क्वेश्चन होंगे सारे, 17 कवियों के प्रश्न। 150 प्रश्नों के 2 टेस्ट होंगे। दोनों टेस्ट ऑनलाइन होंगे, संकल्प संस्थान ऐप के माध्यम से।
हम निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पहले यूनिट को डिटेल से पढ़ रहे हैं एक एक चीज़, उसके बाद समरी कर रहे हैं उसकी, और उसके बाद फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं ताकि जो भी कमियां रहे वो पूरी हो जाए और हमने जो नॉलेज अर्जित की है उसका मूल्यांकन हो जाए। जिन बच्चों ने संकल्प संस्थान ऐप डाउनलोड नहीं किया है वह नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर संकल्प संस्थान ऐप डाउनलोड करें और इस समरी क्लास का लाभ उठाएं और आगे होने वाले टेस्ट का भी लाभ उठाएं, उसमें भाग लें। आप सभी ने इस क्लास को और कुछ मेरी पिछली क्लास को भी संस्कृत बाई ब्रजेश गौतम अपना यूट्यूब चैनल है उस पर देखा होगा। आप सभी इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आज की क्लास में ये पूरी यूनिट हमने समरी के रूप में पढ़ी है, आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। अगले यूनिट को हम ऑनलाइन बैच में संकल्प संस्थान ऐप के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसकी समरी क्लास लेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।